let's listen in to the Chief Election Commissioner. He's holding the press conference, obviously, with regards to the Jammu and Kashmir elections. Whether he is going to be announcing the dates remains to be seen. Let's take a look. There will be a question and answer session. Please confine your questions to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put out your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and ask your question. I would request you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver the opening remarks. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट, डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू जी निर्वाचन आयुक्त ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 जेंटलमैन आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है, विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी। सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए, बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देश भर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, जीरो पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई, वो सभी को चकित करने वाली थी। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया और जो चमक हमने देखी उस समय, वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी किसी भी देश में हो, आपको निश्चित रूप से अपने चुनावों की तुलनात्मक याद आती रहेगी। ऐसा हमारा विश्वास है और वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग, हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललायक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी
कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थीं उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको ये भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। द इलेक्शंस वी से शुड बी इंक्लूसिव। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट ए फुल चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म M को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कम्बरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता होती, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया। ड्यूरिंग द इलेक्शंस रीपोल्स की घटना 0 थी, कोई मेजर इंसिडेंट वायलेंस की नहीं थी। और आपको ये भी याद होगा जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके। J&K में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था और इस बार भी हम बहुत स्ट्रांग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर। So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख। और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs and above would be the youth, and we want to focus on youth as ambassadors of our elections. इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं। तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया। एवरेज वोटर्स पर PS वुड बी अराउंड 735, और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी वीमेन मैनेज्ड, PWD मैनेज्ड और मॉडल PS बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं। लेकिन
खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहाँ किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% ST पॉपुलेशन, strategically located at the border, and you will believe the turnout in parliamentary constituency 80%. So बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी HD में हम आपको लोड करेंगे। वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। द लॉन्ग क्यू, द शाइन ऑन देयर फेसेस वर टेस्टामेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देयर वाज ए बिलीफ ओवर cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives. A bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये मतदाता बढ़ गए, ये एक एस्पेक्ट है। परसेंटेज ऑफ वोटिंग इंक्रीज, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कैंडिडेट बने, दिस इज अनदर एस्पेक्ट। ये अलग आयाम है। लोगों की इच्छा है कि वो पार्टिसिपेट करें। कितने लोगों ने रैलीज निकाली, कितना प्रोसेशंस हुए, कितनी पब्लिक मीटिंग्स हुई, कितने लोगों ने सी विजिल पे शिकायत की, कितने लोगों ने सुविधा से applications दी। All these are establishing layered by layer roots of democracy in the J&K, and what therefore we expect that there would be more voters this time again। और ये सब ने हमें ये एहसास कराया कि लोगों में एक उत्साह है और वोटिंग के प्रति हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा वोट्स पड़ेंगे। विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी। कैंपेनिंग अच्छे से होनी चाहिए, बिना डर के होनी चाहिए। फेस्टिव एनवायरनमेंट, मोर यूथ पार्टिसिपेशन, मोर कैंडिडेट्स, मोर यूज ऑफ IT एंड वाइब्रेंट पोलिंग स्टेशन। सो वी एस्टैब्लिश every dimension of the democratic festival in the state, in every layer wherever it is possible. जो बुनियाद वहां बनाई थी 2024 में इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, अब उस फाउंडेशन पर इमारत बनाने की पूरी तैयारी है। एंड वी आर वेरी एंथ्यूज्ड टू सी दिस। एक्चुअली I wrote a few lines and I want to dedicate to the youth of J&K. सुनाता हूं आपको। ये खास तौर से वोटर्स ऑफ J&K एंड पर्टिकुलरली यूथ। लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज एंड believe me, all of us when we went there, we believe in this, and therefore we made a very bold statement that come what may, elections in J&K would be very, very democratic. Friends, coming to Haryana,
we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे, वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशन अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशन होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशन होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ, पीडब्ल्यूडी, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप, एंड द ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की अगर कोई criminal background है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज
central and states. Again, as you know that during parliamentary elections we had a seizure of close to 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with renewed emphasis, will continue. एंड जिस दिन हम J&K गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही. सो दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू. द मैनेज ऑफ ड्रग्स इन आइदर ऑफ दीज टू स्टेट्स, J&K और हरियाणा, वुड बी सीवियरली डेल्ट विद, एंड सिमिलरली द लिकर. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन दैट उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है. किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फ़ोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें, और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें, ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. फेक मीडिया, फेक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, you are all aware. We are also aware. Now we are far more equipped to handle. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. J&K में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले. ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहाँ दी गई हैं, एंड वी विल इंश्योर that all candidates get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज़ है इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जैस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीज़ें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं, उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज़ ए लैंड ऑफ एथलीट्स. All the athletes and sports persons have done proud to the nation in Olympics, or almost it's a national pride. It's a symbol of national pride. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी हैं हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned two things. So we made a promise that we will keep the election period short. So in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period.
much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green T-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर, मेरा नाम ताबिश कमाल है। मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेज हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये कोई पॉलिटिकल कुछ ऐसा है, तो निर्वाचन आयोग क्या सोचता है इस बारे में? बहुत आसान है ये कहना और आपका पूछना भी। Please give the mic to the person बहुत ही आसान है पूछना। in the blue shirt. I'll answer. Second last row. हेलो सर, नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। हमारा सवाल है कि जम्मू क्षेत्र में हाल के वक्त में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं
और आपने कहा भी था अपने चुनाव दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में कि बाहरी शक्ति हो या आंतरिक शक्ति, कोई भी चुनाव को रोक नहीं सकती। इस बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है? और दूसरा हमारा एक सवाल है कि पहले भी ऐसे चुनाव कार्यक्रम रहे हैं कि जब एक साथ अवधि खत्म हो रही है, जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र की एक साथ खत्म हो रही है, एक आगे पीछे थोड़ा एक ही महीने में, तो आपने बाद में घोषणा किया लेकिन मतगणना एक साथ किया। क्या ऐसी कोई संभावना महाराष्ट्र को लेकर इन दोनों चुनाव के साथ आने वाले वक्त में क्लब होने की है, या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव अलग होंगे सर? So we'll take more questions, or you would like to respond? एक और Yeah. Please give the person the last. उधर चले जाइए. So this side we will take some questions. Please try them. Last में black shirt. थोड़ा जल्दी चले जाइए आप प्लीज. हेलो सर, मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ टाइम्स नेटवर्क से। सवाल ये सर कि जम्मू कश्मीर को लेकर हालिया मीटिंग हुई थी होम सेक्रेटरी के साथ, और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने बहुत तैयारियां की हैं। खास करके कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है। आपने कहा कि हम उन्हें पर्याप्त सुरक्षा देंगे। किस तरह की सुरक्षा की डिटेल्स रहेगी, या किस तरह की उन्हें सुरक्षा कैटेगरीज दी जाएगी ताकि वो महसूस कर सकें, खास करके वो इलाके जो कि बहुत ज़्यादा आतंक प्रभावित क्षेत्र रहे हैं? और जम्मू कश्मीर से ही जुड़ा दूसरा सवाल ये है कि सर, जैसा कि पूछा कि जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनावों की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। और जिस तरीके से 15 अगस्त को अधिकारियों को बुलाया गया और उसके बाद उन्हें ट्रांसफर्स की जो तरीके जिस तरीके से हुए, वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक तरीके से निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। So let me take these questions first. पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। All right, that's the big announcement right there. There are going to be 3 phases in which the Jammu and Kashmir elections are going to take place. Phase 1 on 18th of September, phase 2 25th of September, and the third phase is on 1st of October. The counting date is on 4th of October. Meanwhile, the election commissioner has also spoken about the Haryana elections, which will take place in a single phase. This will happen on 1st of October, which is going to coincide with the phase 3 elections in Jammu and Kashmir on the very same date. Counting also coincides with the counting that takes place for the Jammu and Kashmir Assembly elections on the 4th of October. Joining me on the telecast is Ajay Jandal. Ajay, quickly a response from you with regards to the dates that have finally been announced. Yes, much awaited dates are now, opened by the Election Commission today, and they have clarified that only 3 phases will be there for the Jammu and Kashmir election, and they say that it is, required as well, because we have seen that there was a Supreme Court's direction as well, and then we have seen that during the visit of Election Commission to the Jammu and Kashmir, they have they have met number of people, those who were from the political parties. They met the civil department people, they met the deputy commissioners, DG, chief secretary, SSP. So meetings took place, and they were aware about the things that what is happening in the Jammu and Kashmir, and that's why today they have announced that on 18th, 25th, and the 1st October will be the 3 phases for the date election of the Jammu and Kashmir, and also they said that on 4th of October the counting will held. And now the political parties has to see that how they have to do the campaign, and adequate measures has been put in place by the authorities to ensure that every aspect has to be seen, that how people get security, how people get time to campaign in the Jammu and Kashmir, because we have seen that number of terror incident which has taken place in the recent past. That is a major challenge. But the big thing is that for last 10 years, people of Jammu and Kashmir were waiting that they want this election to be held in the Jammu and Kashmir, because assembly election is the election which basically give a local MLA, local popular leader to the people, those who want to do their work, whatever it is required. So that is why it was required, and much awaited dates are now disclosed by the Election Commission, and it is expected that for the smooth conduct of election, every possible measures are put in place.
Right, absolutely. Just stay on with me. Also on the telecast with me is Manohar Keshri. Manohar, the announcement that has been made at the Election Commission of India's office, the headquarters, the Election Commissioner. Now, this is a big news, anticipation that had been rife for months together. In fact, it's been 5 years since Jammu and Kashmir saw assembly elections. हाँ देखिए बिल्कुल आपने सही कहा और चुनाव आयोग की जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने भी ये कहा कि 10 साल से इंतजार करना पड़ रहा था और इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों के लिए एक तो चुनाव का जो फेजेज है वो काफी कम कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव से भी कम फेज में चुनाव हो रहा है, सिर्फ 3 फेज में चुनाव का ऐलान किया गया है और जम्मू कश्मीर के लोगों का ध्यान रखा गया है कि जो चुनाव की तारीख है वो शुक्रवार को नहीं पड़ रहा है, ना ही किसी हॉलीडे में पड़ रहा है, ये ध्यान रखा गया है। 18 सितंबर को जो है सो पहला फेज का चुनाव होगा, उसी 18 सितंबर को 25 सितंबर को सेकेंड फेज का और 1 अक्टूबर को थर्ड फेज का चुनाव होगा। क्योंकि जिस प्रकार से परिसीमन हुआ, डिलिमिटेशन हुआ, उसके बाद अपोजिशन भी इस पे सवाल खड़े करते आए हैं, लेकिन 90 सीटों पे जो इस बार चुनाव होना है वो काफी अहम है क्योंकि जो इश्यूज है वो 370 आर्टिकल्स को रिमूव करने को होगा। फिर आतंकवाद, अभी हमने देखा कि किस तरह से टेररिज्म एक्टिविटीज बढ़ी है, लोगों को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ जब एलजी रूल है वहां पर और उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुआ तो वहां के लोगों को सेंट्रल की जो स्कीम है वो कितना वहां पहुंची, किस तरह से लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं इस बार विधानसभा चुनाव में रहने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं 18 सितंबर से 3 चरणों में जो अपने मत का प्रयोग करेंगे और 4 अक्टूबर को काउंटिंग होगी, मीन्स रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के 90 सीटों के चुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग की ओर से कर दी गई है, जिनमें 90 सीटों में से 17 सीटें जो है ऐसी सीट है जो रिजर्व सीट है और 1 अक्टूबर को मतलब जब जम्मू कश्मीर में आखिरी फेज का चुनाव होगा तो जब उसके साथ साथ ही 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे और उसके साथ साथ 4 अक्टूबर को दोनों जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। जी, All right. Thank you for giving us all those updates. Let me get in my panelists into the discussion over here. And all right, Alok Mehta on the telecast with me. Alok Mehta, how important and integral does this decision announcement is with regards to Jammu and Kashmir and bringing back the process of statehood in the valley? It is a historical occasion because after 370, Government of India abolished, and then the Jammu Kashmir will have a different kind of election. You see, new for 5 years. Earlier, the elections were held for 6 years. Then the constitution, the citizens' rights are also different. That's why I think after the independence, it will be a historical election, and the threat of terrorism. You see, in last few weeks, Pakistan supported or Pakistan infiltrated the terrorism activities, some attacks on our army forces, some attacks in some area, especially the Jammu area. But even then, democracy prevailed, the peace. We want that we should be a more democratic country and we are all over the world. People accept this. That's why Jammu Kashmir, certainly there was after the 370, we are holding election in 10 years, but even then, there was election of corporation, the panchayat and the parliament election. Lok Sabha elections was also held, and more than 51% people voted. It proved that our democracy is still working very live, and our freedom fighter, what they wanted for Kashmir, and the Kashmir people wanted, and it will show all over the world that how India is progressing. Now even G20 people also went there in Srinagar. Srinagar, 3 crores of tourists were visiting in the summertime. So you can imagine, people are going, people want peace, they want prosperity. Major investments are coming there. So in that case, I think this is a very historical decision. An election commission, what they proved,
and Lok Sabha elections recently held, and it was very peaceful, no violence. You see, in Jammu Kashmir, when people were never imagined that this kind of election, when I was covering elections since 80s in these areas, and it was at the time people were voting and not voting, almost was difficult because there was some bogus voting by these parties, the ruling party, and the terrorism was also there. So this will be the first time there will be a very fair and elections will be there, especially in assemblies. And Jammu and Kashmir, both the voters will go. I think then more participation will be there even than the Lok Sabha election. Okay, all right. Also, Alok Mehta, a very important decision that had been made by the Election Commission after delimitation and then the reorganization, particularly with regards to giving the quota, reservation for scheduled caste, scheduled tribe, 9 of them for scheduled tribes, 7 of them for scheduled caste. And apart from that, there was also 1 seat that was nominated for Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. There has also been reservation made for the Kashmiri migrants. Now, how is going to be the impact of these measures that have been taken? People who migrated there because of the terrorism and the attacks by one community against Hindus. Now, since last few years, they are also feeling that they're more safe and they are going to vote in a big way. The 24 seats already, since 1956, 24 seats are Pakistan-occupied Kashmir because still we believe that they are our part. And that's why I think this, for SC/ST, you see, earlier there was no SC/ST seat in this kind of elections. And now, because in all over India, we have the provisions for community like SC and SC, scheduled caste, scheduled tribe. And especially in Kashmir, you see in Ladakh, people, scheduled tribes, they were suffering a lot. Now, they will feel that they can represent, because when I also visited there, the people ambitious, they want to participate in the democracy. Maybe anybody can come in power. National Conference is there, PDP is there, BJP, Congress, now the Ghulam Nabi Azad Party is also there, and number of other independent people. Because you see, in the recent election, even the person who was supporting some extent the terrorism, he also won the election because we want that everybody should come in the democratic process. At least, even if he's in jail, Election Commission and our constitution allowed, okay, if you want to cooperate, you want to accept the constitution, you want to take oath, come on. So it will just help to get peace, prosperity for the Kashmir. Okay. That's why you are very right. Okay, all right. Himanshu Bhatt also on the telecast with me. Himanshu, what is the direct impact? Finally, the decision, the order that had been given by the Supreme Court is being executed by the Election Commission. Yes, that's what I was going to say. It was the Supreme Court who had said before 30th of September it must be done. And it's being done. The optics are right. The challenges are enormous, but the optics are right. The world is going to see, because they saw it in the month of April. When they voted for Lok Sabha, when people voted for Lok Sabha, it was a record voting. Jammu and Kashmir had never seen such a voting taking place in the state, which was seen only this year. And now, their own representative, when they are going to choose, they are a no different part than any other state of the country. Now, that has been very well said by the Government of India Election Commission by reserving those seats which are necessary for scheduled caste, SC, ST, and all those seats. So there's nothing wrong in it. See, I see optics very right, but it's going to be a challenge because the entire new wave of terrorism that is taking place in Jammu region is because of this election. Because once the world sees the people of Jammu Kashmir have the right to elect their leaders and govern themselves, then what we call the tuti of Pakistan or the rattling of the neighboring state will altogether stop. They will have nothing to say because people will have the right to elect their own government.
It's not going to be the government elected by 6%, 8%, 10%, 14% people. It'll be more than 50, 60% people that voted for Lok Sabha and that I'm sure will vote for Vidhan Sabha also. When that happens, it becomes an all-inclusive form of democracy, and which is what India is practicing. And Jammu Kashmir is no different. After the abrogation of 370, we have a very straightforward law that Jammu Kashmir is no less than Gujarat or Maharashtra, but Jammu Kashmir is no more than Gujarat or Maharashtra. It's as simple as that. That's the equality that we are talking. And the people of Jammu and Kashmir also have taken years to realize that they are nothing special. They are Indians, they are Bharatiyas. Okay, fair enough. Irrespective. All right. Advocate Manasvi Thapar, how do you view finally a decision being taken, elections are going to be held? Do you think it's too late? 5 years that have passed by, or a step in the right direction, keeping in mind that there was a precedent already set in the Lok Sabha elections where large number of people came out to vote despite all hindrances and encumbrances? See, there is no denial that the elections are happening. That's a good thing, and the denial on the part is that it is late. So we can't say that we can justify the delay. Obviously, the people of Jammu Kashmir area had been without proper representation. So now I think it is a step in the right direction. The direction was late, but I don't think talking about the delay or talking about why it was delayed would be in any good or serve any purpose. It's happening. It's a great thing, and I think everyone should participate in as much votes they can make and come out of their houses. And this is going to be the first election after Article 370 being waived off. So it's going to be a great step towards a better democracy in the region, in the valley. So that's going to turn around things politically, demographically, and also economically for the state. So all the complaints and naysayers, though they were right when they were saying that it was without a representation, but now since it's happening, everyone should be concentrating on how should they take up Jammu Kashmir in the mainstream, in as per other developed or developing states of our country without any disputes, or because we know Jammu Kashmir is a special state. When I say that, it has been it has borders with China, with Pakistan, and it's always, the borders are always conflicting. So they have to be, we as Indians should also be very much pained by the stuff that they were without any representation since 5 years. So now they're getting it. Everyone should be enjoying it. Everyone should be celebrating it. And most importantly, the people of Jammu Kashmir matter. We don't matter because we don't stay there. It is the people who are there who matter, and their vote will be counted. And I think they should come out, vote, and all the political parties should celebrate the decision. It is okay that it has been delayed. We can't talk about the delay anymore because it was there. But we can only be pained by the past, but we should work on the progress of the future of the state. How do you view the reservations, the nominations that have been given to the migrant Kashmiris, also to the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir? Does that then become reflective of a wholesome election taking place, including the people who are representative of Jammu and Kashmir? I think it's a positive step in the right direction for the migrants and for the POK, because we cannot in our electoral politics believe that POK should be left out without electoral representation. We know that's a disputed land, but by not having elections, we are actually admitting that fact that it has been occupied by Pakistan. So now on the democracy point of view, we should have an election there, and that should be, on the contrary, the election should be peaceful. So there are two parties for having that election peaceful. One is the voter, the most important one, and secondly is the center and the state relationship. And how do they portray this particular election is also very important. So it's a very difficult election. It's an election after 370. How it's going to be turned out, it's on the citizens. So we should work hard for a better, smoother, and the smoothest election the state has ever achieved should be the mandate. Okay. Okay. All right. Coming back to you, Alok Mehta ji, about the spate of terror activities, terror attacks that have taken place in Jammu division particularly. Now, how can the Election Commission and the armed forces ensure
that the elections taking place in the coming weeks are going to be peaceful? Megha, you are very right, because few weeks back some incident took place, and because our army forces were shifted from Jammu region, a number of more battalions went to those areas in Ladakh when the problem was because of the Chinese tried to come there. And afterwards, now in few weeks, the army also arranged more forces in Jammu area. So now it will be more safe, and the coordination of Jammu Kashmir, both sides, in both area, the police and the armed forces, our different armed forces, maybe sometimes CRPF also work. You see, in Wagha border, you see border is such a long border, an open border. Sometimes people come, infiltrate, and the drugs and money, power, sometimes they use to create problems. So these kind of protection, that's why it took some time, few weeks or maybe few months, to just keep eye on those areas and the activities and counter the Pakistan attack through terrorism. Therefore, I feel that now Election Commission, all agencies work under him. Even they have good coordination with the army people or the administration, lieutenant governors are there. So it will be more easy, better coordination. Because, earlier years, before the 2014 or so, you see the police, especially in the Jammu Kashmir police at the time, it was due to regime by National Conference and PDP and some effect of the outside forces, the funding, corrupt people were also there. Yeah. So it was more problem and it was more problematic. But now, because the police administration also helping, that's why anywhere in Srinagar is more peaceful even than the Jammu area. Right. And now the Jammu is also will be very protected, so there will be no problem for a peaceful voting. Okay. Stay on with me, sir. Let's quickly cut across to Omar Abdullah, who's at this point addressing a press conference after the election commissioner's announcement. यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका ज़िक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर
इन ट्रांसफ़रों पे जो है एक उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.